तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी में आज हमारा मेन फोकस रहेगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम जो आपकी एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन दी गई है आपके क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे किसी भी बॉडी का मास होता है वैसे ही बॉडी के ऊपर चार्ज होता है। जब तक बॉडी चार्ज नहीं है तब तक उसके ऊपर जो चार्ज है उसको बोले हम न्यूट्रल है। बॉडी न्यूट्रल है, उसका जो चार्ज है सरफेस के ऊपर नहीं आया है। अब सरफेस के ऊपर चार्ज कैसे आएगा? सरफेस के ऊपर चार्ज आने के लिए दो तीन तरीके से आ सकता है। जैसे अगर फ्रिक्शन हो, छोटी क्लासेस से हम ये सीखते आ रहे हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम फ्रिक्शन करवाते हैं, ऐसे कोम वाला वो एक्सपेरिमेंट किया था छोटी क्लासेस में, तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है और वो छोटे छोटे पेजेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो वो क्या हुआ, वो जब हमने फ्रिक्शन किया दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, या आजकल सर्दियों में कंबल आप ओढ़ते हैं, लाइट ऑफ करके कंबल के ऊपर आप जल्दी से अपना हाथ ऐसे रब करो तो आपको चमक सी दिखेगी, जैसे लाइटनिंग होती है रात को, वैसी वाली लाइटनिंग आपने ऑब्जर्व करी कभी? या जब आप अब घर जाओगे अपने वूलन क्लोथ्स उतारोगे तो चिट चिट की आवाज आपको सुनाई देगी। या आपके जो बाल हैं बॉडी के वो अट्रैक्ट होते हुए आपको लगेंगे, है ना? ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करी हुई है ना। तो ये क्या है? ये दिस इज ड्यू टू दी चार्ज। तो जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या बोला हमने कि कहां से आया चार्ज? ये बॉडी के पास ही है। ये जैसे हर एक बॉडी का अपना मास है, हम बोलेंगे मास कहाँ से आया? तो क्योंकि जो बॉडी बनी है मैटर कंटेन किया है उसने, तो उस मैटर की वजह से उसमें मास आया है। तो उस मैटर की प्रॉपर्टी है कि उसमें क्या है, चार्ज है। केमिस्ट्री में एटम्स पढ़ चुके हैं आप लोग, और एटम में आपने देखा कि जब तक एटम न्यूट्रल है तब तक उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पूरे एटम की अगर बात करें तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर है। तो ये बात हमने कर ली चार्ज की, कि इसमें दो तरह की बात हम देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये भी बात समझ ली हमने कि बॉडी के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ रहा है किस वजह से आ रहा है? एक तो फ्रिक्शन की वजह से आ सकता है, या दूसरा अगर हम उसको स्टैटिक चार्ज प्रोवाइड कर दें, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो बैटरी से कनेक्ट करने पर भी उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो जब ये बॉडी चार्ज हो जाएगी, और क्यों आ रहा है चार्ज? क्यों, हमने क्या बोला कि ये क्या है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि उसके पास ही है ये। जैसे सबसे मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम है। और एटम किससे बना है? पॉजिटिव चार्ज उसमें सेंटर में है, न्यूक्लियस, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो उसके पास है ही। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसको आयन बोलते हैं हम। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो नेगेटिव आयन। तो अब उसने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज को किया तो वो क्या बन गया? चार्ज्ड बन गया। तो उसके ऊपर लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो चार्ज है, अब हमने पढ़ा है कि चार्ज मेटल्स में मूव करता है, कंडक्टर में मूव करता है, लेकिन ये तो प्लास्टिक है। जैसे कोम का एग्जांपल लिया हमने, आपके कंबल का एग्जांपल लिया, क्लोथ्स का एग्जांपल लिया, ये चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होते हैं, लेकिन चार्ज इसमें मूव नहीं करता, फ्लो नहीं करता, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। तो चार्ज को समझने के बाद हमने क्या बात कर ली? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या है? जो चार्ज डज नॉट फ्लो, ऐसा चार्ज जो फ्लो नहीं करता। तो जो फ्लो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक चार्ज। तो अभी तक जो बात कर रहे हैं स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं। अभी स्टैटिक चार्ज आपस में क्या करते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल, मतलब सेम चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टैटिक चार्ज की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? करंट फ्लो करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? ये जो चार्ज है जिसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं,
जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको क्या करना है, हमने नापना है, तभी हम उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको हम नाप सकें, मेजर कर सकें। तो जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज को भी हमने क्या करना है, मेजर करना है। तो जब जिस चीज को मेजर करते हैं उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे आप दुकान से चीनी खरीदते हो तो क्या बोलते हो, 100 ग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चीनी, मतलब साथ में क्या लगा रहे हैं, उसकी यूनिट लगा रहे हैं। तो वैसे अगर मैं चार्ज की बात करूं कि किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, हाँ जी, किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, तो उस चार्ज को जब हमने मेजर करना है तो कोई यूनिट होगी ना उसकी। तो क्या यूनिट है इसकी, यूनिट इज कूलम, और सी से डिनोट करते हैं हम इसको, तो इसकी यूनिट है कूलम। अब 1 कूलम जो चार्ज है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 कूलम 1 सी, ऐसे। अगर चार्ज मैं बोलूं कि 1 कूलम तो उसकी यूनिट क्या लग जाएगी, सी लग जाएगी। अब जब मैं करंट की बात करूंगा तो करंट क्या है, जब ये चार्ज वायर में मूव करेगा ना, किसी चार्ज को मूव करने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर। चार्ज कहाँ मूव करेगा, कंडक्टर में। इससे पहले आपको मटेरियल्स के बारे में पढ़ा दिया गया है छोटी क्लासेस में ना। ऐसे मटेरियल जिसे करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर बोलते हैं। और करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि चार्ज फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट बनेगा। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट बनेगा। तो अभी चार्ज फ्लो करेगा कैसे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसको बोलते हैं हम, यहां मैंने इसको, मैं कंडक्टर को थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये क्या है, कंडक्टर है। और इस कंडक्टर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है। किसकी वजह से, जब इसमें हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। वही हम बताएंगे अभी। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो चार्ज है वो इस कंडक्टर में मूव कर रहा है। जो भी कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं। लेकिन करंट कब देंगे वो, जब उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आया, तो अगर हमने इस तरह का सिंबल लगाया है तो इस सिंबल को बोलते हैं हम सेल। अगर एक ऐसे है तो इसको बोलेंगे एक सेल है। और इनको कंबाइन कर देंगे हम, एक से ज़्यादा सेल होंगे तो ये बन गया बैटरी। जब एक से ज़्यादा सेल को हम कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है बैटरी। बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव बताता है और छोटा जो ये हमने वर्टिकल लाइन बनाई है ये नेगेटिव टर्मिनल बनाता है। ठीक, तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया कंडक्टर में तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हुए, मूव करना शुरू कर दिए। तो जब करंट की डायरेक्शन हम आप देखेंगे बुक में तो इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को दिखाई होती है। इसको बोलते हैं सर्किट। कहाँ दिखाई होती है करंट की डायरेक्शन, सर्किट में। तो सर्किट क्या बना, सर्किट इज ए क्लोज पाथ। ये क्या बन गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोल रहे हैं, जिसमें क्लोज पाथ है करंट के फ्लो होने के लिए। करंट के फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ हो। करंट हमेशा तभी फ्लो करेगा जब पाथ हमारा क्लोज होगा। अगर मैं इसको रोकना चाहूं तो क्या कर देंगे, यहां पर हम स्विच लगा देंगे। इसको की भी बोलते हैं। ठीक, अब जब इस की को क्लोज करेंगे तो पाथ क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। और जब हमने, जैसे स्विच होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक वायरिंग में, जो हमारे घरों में लगी हुई है वायरिंग, ये लाइट ऑन करी हमने, कैसे ऑन करी, स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने का मतलब क्या है कि हमने सर्किट को क्लोज कर दिया। समझा रही बात। तो जब हमने बिजली को ऑफ करना है, करंट के फ्लो को रोकना है, तो हम क्या कर देंगे, स्विच को ओपन कर देंगे। ओपन स्विच, क्लोज स्विच। क्लियर होगी बात। इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हो गया। करंट किसकी वजह से आया, चार्ज के फ्लो की वजह से। चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए मुझे, एक तो सर्किट तो चाहिए ना, कनेक्शन, और दूसरा चाहिए पोटेंशियल। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के जो चार्ज है वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात।
तो ये जो करंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड को फ्लो करते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन जो कंडक्टर है उसमें ऐसे होती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज है ना। और बैटरी का टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ को भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ को। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि जो हम ये सर्किट में जो डायरेक्शन बताते हैं करंट की, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब कि मानी गई है, ये कि हमने ऐसा मान लिया है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव को फ्लो करता है। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको ऐसे याद रखना कि जब एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपसे पूछी जाए, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, वो किस तरफ को भागेगा? क्योंकि हमने यहाँ सीखा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हमने करंट के फ्लो को समझ लिया। इतनी बात समझ ली। करंट की डेफिनेशन क्या बनी? अब करंट की डेफिनेशन बनी I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, कि जो चार्ज पर यूनिट टाइम के हिसाब से जो फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। अगर ये जो चार्ज है हमारा 1 कूलम और टाइम 1 सेकेंड है तो हम बोलेंगे इसको 1 एम्पियर। हाँ, आइए करंट, करंट को सिंबलाइज कर रहे हैं ना हम आई से, करंट को सिंबलाइज कर रहे हैं हम आई से। ठीक होगी बात। तो यहाँ करंट की डेफिनेशन क्या समझी हमने? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। तो जैसे 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करा सर्किट में, तो कितना करंट पास हुआ? ठीक होगी बात। तो अभी हमने क्या समझा? इतना ये आ रहा है वीडियो में, इतना आ जा रहा है यहाँ तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक आ जा रहा है? ठीक है, ओके, ये सारा आ जा रहा है ना? ठीक है, तो इतना समझ आ गया हमें। करंट के फ्लो तक हमने बात समझ ली। यहाँ करंट की डेफिनेशन भी बन गई। करंट की डेफिनेशन क्या बनी? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो हमने क्या समझा कि सिर्फ चार्ज होने से करंट नहीं बनेगा। चार्ज तो स्टैटिक भी होता है, ये भी चार्ज आ गया इसके ऊपर, लेकिन जब ये चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट बनेगा। और फ्लो करने के लिए क्या चाहिए हमें? पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो कंडक्टर चाहिए, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इतनी बात होगी। अब करंट की बात समझ ली हमने, अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। करंट की यूनिट भी होगी, है ना, ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ एक और बात हमें समझनी है कि कई बार चार्ज के बेस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि इतना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है ना, इतना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, बताओ कितना करंट बना, या इतना करंट फ्लो कर रहा है इतने टाइम के लिए, बताओ उसमें कितना चार्ज है। तो चार्ज एक क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एक सबसे छोटी वैल्यू है चार्ज की, टोटल चार्ज जितना भी होगा वो उसका मल्टीपल होगा। मतलब कि टोटल चार्ज अगर मैं Q लिख रहा हूँ कहीं Q, तो ये n इंटू ई के बराबर है, या n इंटू स्मॉल q के बराबर है। ये जो स्मॉल q है ये प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। और ये जो चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है। अगर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे ये प्रोटॉन का चार्ज है, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। तो बाकी जितना भी चार्ज कहीं होगा ना वो इसका मल्टीपल होगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं ना इसको? अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की।
पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी यूनिट होती है वोल्टेज, और V से हम इसको लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? वोल्टेज में। करंट को कैसे मेजर करते हैं? एम्पियर में। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करेंगे? वोल्ट में। और V से पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिख देते हैं। जैसे बैटरी का सिंबल हम लिखा, V से लिखा। तो ये क्या है? ये है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए वर्क डन हुआ ना। मतलब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसके लिए, तो वर्क डन हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज को सर्किट के अक्रॉस मूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें कहां से मिलेगी? पोटेंशियल डिफरेंस से मिलेगी, ठीक है ना। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम जूल पर कूलम भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है ना, और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, इसको जूल पर कूलम भी बोलते हैं। इसका मतलब 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर है? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, 1 जूल वर्क डन रिक्वायर्ड है। तो हम बोलेंगे कि यहां 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो ये भी एक बात होगी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें इतना ही समझना। और सोर्सेज क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की? तो सोर्सेज ये है कि अगर हम डीसी की बात करें, डीसी सोर्स, यहाँ 2 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। डीसी, अगर डीसी लिखा होगा तो डायरेक्ट करंट, और एसी होगा तो अल्टरनेटिंग। तो अगर मुझे डीसी सोर्स अवेलेबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस डीसी सोर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? जो मेरा सोर्स है वो क्या है? बैटरी से जो भी मुझे वोल्टेज मिलती है वो कैसी होती है? डीसी होती है, डायरेक्ट होती है। और जो जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, अल्टरनेटर भी बोलते हैं इनको ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो पावर हाउस में जो टरबाइन के थ्रू बिजली बनती है, हाँ, टरबाइन को घुमा के, तो वहां अल्टरनेटर, वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी, आप पढ़ेंगे आगे +2 में, है ना, कि है सिलेबस में। जनरेटर नहीं है ना सिलेबस में, हाँ, पहले था थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन, लेकिन अब नहीं है, +2 में पढ़ेंगे आप। तो अभी थोड़ा सा बस इतना ध्यान में रखना आपने कि इलेक्ट्रिक जनरेटर से जो सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है? एसी है, अल्टरनेटिव। और बैटरी से जो मुझे सोर्स जो वोल्टेज मिल रहा है वो कैसा है? डीसी है। तो डीसी का मतलब है कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मान लो वोल्टेज है और ये टाइम है, तो वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो कोई चेंज इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं एसी की बात करूं तो ये वोल्टेज जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। तो सोर्स की भी बात होगी हमारी कि मुझे जो वोल्टेज है वो मिलेगी कैसे, क्योंकि मुझे अगर करंट चाहिए, जैसे हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, आपने याद करने का काम करना है अभी ना, यहाँ बैठ जाओ। अगर आप घरों के सोर्स की बात करें तो यहाँ जो हमें सप्लाई मिल रही है, एसी है कि डीसी है? एसी है। तो कहाँ से आ रही है? ये पावर हाउस से प्रोड्यूस हो रही है, फिर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबस्टेशन में जा रही है, वहां से फिर आपके
घरों में आ रही है, और घरों में जो आ रही है वो कितनी है, 220 वोल्ट। जो घर में सप्लाई है वो कितनी है, 220 वोल्ट। और अब ऐसे अगर चेंज हो रहा है किसी में तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी है ना। अगर कोई ऐसी चेंज हो रहा है उसमें, पेरियोडिकली कोई चीज ऐसे चेंज हो रही है, तो उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी है ना, रेट ऑफ चेंज है ना इसमें। तो जो घर में सप्लाई आ रही है उसका रेट ऑफ चेंज होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। इसलिए आप चार्जर वगैरह जो लगाते हैं ना, उसको रेटिंग अगर पढ़ो आप ध्यान से, तो उसमें लिखा होता है कि किस सप्लाई के लिए सूटेबल है, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 260 हर्ट्ज, ऐसा लिखा होता है। और जो आप यूरोपियन कंट्री से कोई ऐसे चार्जर वगैरह आप देखो ना, अगर कोई ऐसा, हाँ, तो उसमें 110 वोल्ट लिखा होता है, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है घरों की सप्लाई का वो अलग है, हमारा स्टैंडर्ड जो है वो अलग है, ठीक है। तो ये अलग बात है, लेकिन आपके जर्नल नॉलेज के लिए कि एसी है तो मतलब वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, अल्टरनेटिंग, और डीसी है तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमें सोर्स चाहिए करंट को फ्लो करवाने के लिए। इतनी बात होगी क्लियर। चलो अब हम अगली बात करेंगे, तो मेजर कैसे करेंगे इसको। हमने भी बात करी ना कि फिजिकल क्वांटिटी तो वो है जिसको हम नाप सके। मुझे करंट नापना है या वोल्टेज नापना है तो किससे नापेंगे हम, हाँ, वोल्टेज के लिए। अब इसको अगर मैं मिटा दूं, तो जैसे ये, और यहां पर लगा दिया हमने कोई कंडक्टर। अब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज बन रही है वो मेजर करनी है, तो मुझे वोल्ट मीटर यहां पर कनेक्ट करना होता है, और इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करना है, तो मुझे एमीटर यहां कनेक्ट करना। ये डिवाइस लिख दिया मैंने, एमीटर, और लिख दिया वोल्ट मीटर। ये दो तरह के डिजिटल भी होते हैं और एनालॉग भी होते हैं। एनालॉग का मतलब जो नीडल वाले होते हैं ना, उनको एनालॉग बोलते हैं, और जो डिजिट्स में देते हैं उनको डिजिटल बोलते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर भी होते हैं और एनालॉग भी होते हैं। तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया हमने, जिसके अक्रॉस वोल्टेज पता करनी है उसके पैरेलल, और करंट मेजर करने के लिए उसको सीरीज और पैरेलल को कैसे पहचानेंगे आप, जहां करंट डिवाइड हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, मतलब वहां कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है, और जहां करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वहां कनेक्शन कैसा है, सीरीज में। तो यहां देखो, यहां मान लो वोल्ट हमारा V है, इसमें कोई करंट फ्लो किया I। अब यहां देखो, ये करंट यहां ब्रांचिंग होगी ना, इसकी ब्रांचिंग होगी ना, तो ब्रांचिंग होगी, इसका मतलब है यहां पर क्या है, ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। अब यहां अगर आप देखो तो इसके आगे करंट गया, जितना करंट यहां एंटर हुआ उतना ही करंट यहां से बाहर निकला, तो ये कनेक्शन कैसा हुआ, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होगा और पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट होगा, और करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। ओके, अब हम अगली बात करते हैं, जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस करंट मूव कर रहा है, ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, जो उन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को रोकते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे होते हैं। अब हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ को जाएगा ना वो, तो इसकी वजह से करंट बन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रैंडम भी जाएंगे। ये किस वजह से होता है, इसको थर्मल एजिटेशन भी बोलते हैं, टेम्परेचर की वजह से भी होता है, रूम टेम्परेचर की वजह से भी होता है, और क्योंकि इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो लगातार कर रहा है तो वो हीट अप हुआ, और हीट किस वजह से हो रहा है, ये जो थर्मल एजिटेशन है ना,
जो रैंडम मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है एक डायरेक्शन में जा रहे इलेक्ट्रॉन के रास्ते को रोकते हैं। इस जो ये इवेंट हो रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसकी वजह से क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस हो रहा है। तो अब एक नई टर्म आई आपके पास, रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा, इट इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। क्लियर होगी बात? तो हिंड्रेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और क्यों है ये रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में, समझ लिया आपने? ठीक है। तो किसी कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस होगा वो अगर हमने मेजर करना है, तो पहले तो ये देख लो कि इस रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है ओम, इसको बोलते हैं OHM। इतनी बात क्लियर होगी? ओम। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख दी ना आपने, अब आगे आता है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और फिर एक लॉ दिया हमें। क्या लॉ दिया? कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट को पास किया जाए तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कि जो करंट फ्लो कर रहा है ना किसी सर्किट में, वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आता है, ये जो आ रहा है ना, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये है रेजिस्टेंस, जो किसकी वजह से है? थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कोई डाउट इसमें बात में? समझ आ गई इतनी बात? कौन सा कि रेजिस्टेंस कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये समझ आ गया? अब ये ओम लॉ है। ओम लॉ क्या बोलता है कि किसी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कर, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ करंट फ्लो करेगा। तो उनके बीच का रिलेशन क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जब हम मान लो इसका हम BI डायग्राम बनाते हैं, VI डायग्राम बनाया इसका, तो VI डायग्राम बनाया, या IV डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ इस एक्सिस में करंट को रख लेते हैं। तो मान लो V1 वोल्टेज पर ये I1 करंट दे रहा है, V2 पर I2 दे रहा है। तो इनके बीच का जो ये बन रहा है रिलेशन, ये लीनियर रिलेशन बनेगा। लीनियर का मतलब है, लीनियर का मतलब प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब है कि जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ 2 स्टेप, मेरे 2 स्टेप चलने पर आप चल रहे हो 4 स्टेप। ये हमारा एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि अगर मैं 2 स्टेप चलूंगा तो आपने 4 स्टेप चलने हैं। अगर मैं 4 स्टेप चलूंगा तो आप क्यों नहीं चलोगे? प्रेडिक्ट कर लिया ना आपने। अगर मैं 8 स्टेप चलूंगा तो आप क्यों नहीं चलोगे? मतलब आप मेरे से डबल कर रहे हो। तो हमारा कैसा रिलेशन है? अगर ये प्रेडिक्ट हो रहा है तो ये लीनियर रिलेशन है, ठीक है ना? तो वैसा ही वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन है। कैसा? लीनियर रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये? समझ आ रही बात की नहीं आ रही? लीनियर रिलेशन का मतलब है कि अगर इसके स्लोप को देखें, ये जो स्लोप है ये किस वजह से आ रहा है? स्लोप क्या होता है? ये होता है ना स्लोप, ये स्लोप चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन। अच्छा इसको देखें अगर हम, तो यहाँ पर ये जो स्लोप है ये क्या आ रहा है? ये जो स्लोप बना ना हमारा, ये बना, इस स्लोप को देखें तो I2, ये I2, ये I3 है, मान लो I3 माइनस I2 अपॉन ये मान लो V1 है और ये V2 है, V2 माइनस V1। तो ये क्या बना? 1 अपॉन R बना ये, ठीक है? क्योंकि R क्या है? R है V अपॉन I। हमने ग्राफ बनाया I और V के बीच में, तो ये जो स्लोप बना ये क्या बना? 1 अपॉन R।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच का ये एक रिलेशनशिप है जो कि बताता है हमें, किसने बताया था ये हमें? ओम्स ने। अब इसके बेस पर बहुत सारे आगे आपके न्यूमेरिकल छोटे छोटे बन जाते हैं। क्या क्या न्यूमेरिकल बनते हैं? एक तो कि आपको रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब जो रेजिस्टेंस है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये जो रेजिस्टेंस है किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? तो जो हमने ये कंडक्टर माना, इसकी लेंथ कितनी है? मान लो L है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? मान लो A है। और एक चीज होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ध्यान से समझना बात को। क्या बोला मैंने? एक मटेरियल की क्या है? प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट है ओम मीटर। यूनिट क्या है इसकी? ओम मीटर। ओम मीटर का मतलब क्या है कि अगर हम 1 मीटर का क्यूब ले लें इस मटेरियल का, मान लो ये कॉपर का कंडक्टर है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉपर का एक क्यूब ले लिया हमने, क्यूब समझते ना, क्यूब, यूनिट क्यूब बोल दो। अगर मैं इसका 1 मीटर का एक क्यूब ले लिया और हमने इसमें इसका क्या किया, इसका रेजिस्टेंस देखा, तो 1 क्यूब मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट क्यूब का जो इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बतानी है हमने, तो इस मटेरियल का यूनिट क्यूब लिया हमने और इसका रेजिस्टेंस चेक किया, जितना इसका रेजिस्टेंस है उतनी वो क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी है। तो ये जो R है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रो इंटू L अपॉन A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रेजिस्टेंस है किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी के ऊपर, उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो इसकी यूनिट क्या है? नहीं भाई, क्रॉस सेक्शन मतलब जो इसका ये फ्रंट है, कंडक्टर है ना ये। जैसे आप वायर ले ली कोई, तो उस वायर को जब ऐसे सामने से देखोगे तो उसका जो ये सामने वाला फ्रंट है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लो A है, तो रेजिस्टेंस होगा इसका इतना। तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। आता है ना क्वेश्चन। तो कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? एक तो 3 फैक्टर सामने दिख रहे हैं और चौथा फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर नेचर ऑफ वायर, तो रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई ना, और टेम्परेचर। अब बताओ, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा। अभी क्या बात करी हमने कि रेजिस्टेंस हो ही किसकी वजह से रहा है? जो इलेक्ट्रॉन आपस में रैंडम मूव कर रहे हैं, वो एक्चुअल फ्लो कर रहे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वजह से रुकावट आ रही है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका जो एजिटेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से अब हम बता सकते हैं ना कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी, फिर से उल्टा बोल रहे हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब इससे अगली जो हमारी बात है वो ये समझ रहे हैं, टाइम कितना हुआ? 33। अभी अगला टॉपिक है हमारा कि जो हमने रेजिस्टेंस को सीख लिया कि रेजिस्टेंस क्या चीज है, किसी भी कंडक्टर में जो हिंड्रेंस ऑफर हो रही है करंट के फ्लो के लिए, उसको हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के लॉ हमने सीख लिया, ओहम्स लॉ जिसको हम बोल रहे हैं कि V इज इक्वल टू IR। ये एक रिलेशन है वोल्टेज और करंट के बीच में, और रेजिस्टेंस क्या है? एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंडक्टर की लेंथ के ऊपर, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और जिस मटेरियल का वो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट हमने बात करी कि ओम मीटर होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट, और इसको सिंबल है सिग्मा। यहाँ साथ में एक और चीज आप ध्यान में रख लो कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी और होती है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये है रेजिस्टिविटी, और एक होती है
कंडक्टिविटी जो कि रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसको पर ओम पर मीटर और साइमन पर मीटर भी बोलते हैं, इसको साइमन पर मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी यूनिट कंडक्टिविटी की। अभी हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस के जो कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस का सिंबल है ये आर। पहले कर लेते हैं हम सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। है ना इस तरह के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में, आपको आए थे अभी जो एग्जाम हुआ आपका, ये न्यूमेरिकल आए थे सीरीज और पैरेलल के। तो अब सीरीज की डेफिनेशन में पहले बता दिया आपको। सीरीज में क्या होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े होंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज में हमने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो करंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगी, अलग अलग। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इनकी रेजिस्टेंसेस के ऊपर। तो जो टोटल वोल्टेज है V वो किसके बराबर होगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अगर यहां से मैं I कॉमन ले लूं तो ये क्या बन गया मेरा, V अपॉन I। और V अपॉन I क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा हमें, सारे रेजिस्टेंसेस को प्लस करके, यूनिट होगी ओम। हो गया सीरीज का। इसी तरह से अगर पैरेलल की बात करें हम, नोट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हमने बात करी ना कि पैरेलल में क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो एक और बात आपने नोट रखनी है कि सीरीज में क्या सेम था, करंट सेम था, वोल्टेज अलग अलग थी ना रेजिस्टेंसेस में। पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी, चाहे रेजिस्टेंस अलग अलग है पर वोल्टेज क्या होगी, सेम। अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज V की बात कर रहा हूं तो यहां भी वोल्टेज कितनी होगी, V। इसके अक्रॉस भी कितनी होगी, V होगी। पैरेलल में पैरेलल कनेक्शन सारे ये, तो यहाँ वोल्टेज V है तो यहाँ भी V होगी, यहाँ भी V होगी, यहाँ भी V होगी। डिवाइड क्या होगा, I। अगर यहाँ I है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सारी ब्रांचेस में अलग अलग करंट होगा। तो जो टोटल करंट I है वो कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और I3 के अक्रॉस यहाँ वोल्टेज कितनी है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है और यहाँ भी V है। तो इस रिलेशन से देखो I क्या आएगा, V अपॉन R। तो I1 कितना आएगा, V अपॉन R1। I2 कितना आएगा और I3 कितना आएगा, V अपॉन। और टोटल करंट कितना आएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। तो न्यूमरेटर के सारे वोल्टेज इक्वल है, कॉमन लेके काट दो। तो यहां से एक रिलेशन मिला हमें कि जो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो सीरीज और पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया। अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या और क्या होता है, अगर दो रेजिस्टेंस हो ना वो फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। मान लो आपने 1/4 प्लस 1/3 सोल्व करना है। मान लो एक रेजिस्टेंस 4 ओम है, एक रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम। तो 4 × 3 करते हैं
फिर 3 + 4 करते हैं, ये करते हैं ना। तो अगर दो रेजिस्टेंस है 1/R1 + 1/R2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R1 + R2 अपॉन R1 R2। और ये क्या है, ये है 1/RT टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, मुझे चाहिए RT, तो RT इज इक्वल टू, अभी भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2, इसकी बात कर रहे हो आप, है ना। तो ये कब है, ये कब है, जब दो रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई प्लस कर दो। ऐसे भी कर सकते, बात तो यही, ऐसी तो किया ये। कोई डाउट? ओके, ठीक है। अच्छा, मिटा दो ना अब इसको। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल्स जो आपसे पूछे गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो भी हमने एक रिलेशन किया ना, वोल्टेज को डिफाइन किया, कैसे किया वोल्टेज को डिफाइन, वोल्टेज क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो करंट था भाई साहब, चार्ज पर यूनिट टाइम वो करंट है, वोल्टेज क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक न्यूमेरिकल है आपके पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिख सकते हो आप, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 120 वोल्ट। क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और जो ए है वहां पर है 100 वोल्ट, और जो बी है वहां पर है 120 वोल्ट, और ये चार्ज है। और क्या पूछा है आपसे, फाइंड वर्क डन। तो हमने क्या सीखा अभी वोल्टेज की डेफिनेशन में, वोल्टेज और वर्क डन और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और ये वी क्या है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पोटेंशियल ए से बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, 20 वोल्ट। तो वर्क डन कितना आया, 4 कूलम इंटू 20, 80। वर्क डन की यूनिट क्या हुई, जूल। हाँ कुछ नहीं, ये रिलेशन तो समझ आ गया था, ये रिलेशन सब, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जो आपने लिखा कि 4 कूलम का एक चार्ज है, देयर इज चार्ज ऑफ 4 कूलम, कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done in moving the charge from point A to point B, where point A is at 100 volt and point B is at 120 volt। तो A से B तक जाने के लिए चार्ज को ले जाना है हमने, तो कितना वर्क डन हुआ यहाँ पर, क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे आपको, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है ना, उनके बीच का रिलेशन रिकॉल करो, जो भी आपने रिलेशन पढ़े हुए हैं। तो वोल्ट कौन कौन सी 3 क्वांटिटी है यहाँ पर, एक चार्ज दिया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और दूसरा वर्क डन दिया है, 3 चीजें दी हैं, और इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मुझे चाहिए क्या था, वर्क डन चाहिए था, लेकिन ये जो वोल्टेज है क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ा हमें, पॉइंट ए पर है 100 वोल्ट और पॉइंट बी पर है 120 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 120 माइनस 100। कोई डाउट, समझ आ गया। तो इस तरह छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे आपके, जो कि रिलेशन जो भी आपने ये समझे ना डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, उसके बेस पर होंगे। तो चलो अभी एक आप करो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज
मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स। अब इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब चार्ज की जगह रख दिया 2 कूलम अक्रॉस ए पॉइंट यूनिट, सिंबल ये है क्यू, ये सिंबल है, ये यूनिट है। 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक, पॉइंट ए में 12 वोल्ट है, पॉइंट बी 24 वोल्ट, इस चार्ज को मूव किया जा रहा है। वर्क डन कैलकुलेट करो, है ना। तो बस नंबर ही चेंज किए, बाकी सारा चीज वही है। 24 - 12 करेंगे।